मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी, उपस्थित मंच में सभी अतिथिगण एवं यहाँ पर बैठे हुए सभी गणमान्य नागरिक, मैं अनुज सिंह परिहार, एमडी रीवा लेजर प्राइवेट लिमिटेड इको पार्क की तरफ से आप सभी का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज रीवा में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव है, जिसमें हम सभी को मौका मिला है यहाँ पे आने के लिए। हमारी सफलता की नींव हम दो पार्टनरों के द्वारा आज से 20 साल पहले रखी गई थी, अनुज सिंह और विजय तिवारी द्वारा। हम लोग दोनों एक छोटे से गांव से और यहाँ तक आज सफलतापूर्वक कई सारे प्रोजेक्ट किए। इसके साथ ही बिहार नदी के तट पर पीपीपी मॉडल परियोजना के अंतर्गत इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा इको पार्क निर्माण करने का एवं संचालन करने का हमें मौका मिला। ये रीवा इको पार्क दो टापुओं के मध्य स्थित एक सुंदर और रमणीय स्थल है, जिसमें हमारे द्वारा कई सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़, वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़, होटल, रिसोर्ट एवं रेस्टोरेंट का निर्माण किया गया। इसके बाद आने वाले 3 महीनों में हम 80 कमरों का होटल, वेलनेस सेंटर, पंचकर्म और टेम्पोरेंट पार्क का निर्माण करेंगे। क्योंकि रीवा में टूरिज्म क्षेत्र बहुत तेज़ी से अग्रसर हो रहा है, इसलिए टूरिज्म के क्षेत्र में शासन द्वारा हमें जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसको हम स्वीकार है, उसके लिए हम सदैव तत्पर हैं। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे चहेते और प्रिय बैठे हुए हैं टूरिज्म मिनिस्टर धर्मेंद्र भाव लोधी सर, महाराजा साहब, सांसद जी गणेश सिंह जी, डॉक्टर सूरी मैम जो दिल्ली से आई हैं, ललित ग्रुप ऑफ होटल की ऑनर है। और मेरे लिए मैडम के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ इस कार्यक्रम के लिए मैडम आई हैं। यहाँ पर मंच पे उपस्थित सभी अतिथिगण और विशेष तौर से बहुत बड़ा धन्यवाद हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म सर का, जिन्होंने मुझे ना तो सिखाया, ये मेरे गुरु हैं, बड़े भाई हैं, मेरे सब कुछ है। इन्होंने डांट डपट के इस लायक बनाया कि शायद मैं टूरिज्म में कुछ कर सकूं। आज एक बड़ा पेन था जो बिन द रीजन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन सब चीजों से अछूता था, तो ऐसे स्वभाव दिमाग में आया कि यार एक रीजनल इंडस्ट्री की तरह रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव क्यों नहीं करा जाए। भाई रीजन वाइज बिंद रीजन है, बघेलखंड है, बुंदेलखंड है और मालवा रीजन है। तो मैंने जब सर से रिक्वेस्ट करी, सर ने बोला ठीक है करते हैं, अच्छा आइडिया है। इससे क्या होगा, आज मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइज्ड टूरिज्म की बात करें तो पेट्रोलियम के बाद सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट अगर कोई जनरेट करता है वो टूरिज्म इंडस्ट्री करता है। एक टूरिस्ट अगर आता है आपके शहर में या कहीं पे, वो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। तो मुझे लगता है कि हमारे रीवा में इतनी सारी चीजें थी, यहाँ पे वाटरफॉल देख लीजिए, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म देख लीजिए, हेरिटेज टूरिज्म देख लीजिए, रीवा का कल्चर और रीवा की हिस्ट्री देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं जब नायग्रा फॉल देखने गया तो मुझे हंसी आ गई कि यार नायग्रा फॉल हमारे यहाँ का चचाई क्या खराब है। अगर मैं एक ट्राफेलगर करके एक वाटर पार्क होता है स्विट्जरलैंड में जो दिखाने ले जाते हैं, मुझे लगता है कि हमारे बिछिया से ज्यादा अच्छा नहीं होगा वो। तो जब मैं पूरा यूरोप का यात्रा किया, पूरे दुनिया को देखा, तो मुझे पाया कि यार हमारे मध्य प्रदेश में क्या नहीं है, हर वो चीज है। वाइल्ड लाइफ के मामले में तो हम लोग है ही है जो है, जिसमें मेजरली यूपी से है और बाकी चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद सारी जगह से आए हुए हैं। सर ये जो टूर ऑपरेटर है ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये लोग सर यहाँ आए हैं रीवा को, जो अभी तक नहीं देखे हैं। सीइंग इज बिलीव। ये रीवा में आके देख के एक एक प्लेस को देखेंगे और अपने आइटनरी में ऐड करेंगे, और इससे जो आपका यहाँ का विकास होगा, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टूरिस्ट बढ़ेगा, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सो आगे आने वाले समय पे और जितने यहाँ पे नए एंटरप्रेन्योर यंगस्टर्स हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा एज इंडस्ट्री स्टेक होल्डर होने के नाते कि ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, पार्टिसिपेट करिए, इन्वेस्ट करिए। मध्य प्रदेश वन ऑफ द बेस्ट स्टेट इन द कंट्री, इससे अच्छा कोई स्टेट नहीं होगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि गवर्नमेंट का इतना बड़ा सपोर्ट है। मेरे अदर स्टेट के दोस्त लोग मुझे बोलते हैं कि तुम लकी हो कि तुम मध्य प्रदेश में हो। यहाँ का सिस्टम जो है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच, आप लोग आए और अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग ने मुझे यहाँ पे बुलाया और इस मंच के लायक मुझे समझा कि मैं यहाँ पे आ सकती हूँ। और जब मैं जबलपुर से मुंबई गई तो वहाँ पे जब लोग मुझसे पूछते थे कि आप कहाँ से हैं, तो मैं बोलती थी मैं जबलपुर से हूँ। तो वो बोलते थे कि ये जबलपुर कहाँ पे आता है, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। फिर मैं उनको बोलती थी मध्य प्रदेश, तो भी उनको नहीं समझ में आता था। तो तब से ये 2015 की बात है और आज
हमारे मध्य प्रदेश में अधिकतर हर सेकंड प्रोजेक्ट जो है वो हमारे मध्य प्रदेश में शूट होता है। यहाँ पे बड़े से बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, धर्मा, टीवीएफ, मेडॉक जैसे प्रोडक्शन हाउसेस हमारे मध्य प्रदेश में शूट हो रहे हैं और ये सब पॉसिबल हो पाया है हमारे एमपी टूरिज्म की वजह से, हमारी गवर्नमेंट की वजह से। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ इनके लिए एक ज़ोरदार तारीफ बनती है। एंड मैं यही चाहती हूँ कि जो हमारा मध्य प्रदेश है, हम सब मिलकर मध्य प्रदेश को आगे लेकर जाएं। और मध्य प्रदेश में बहुत सारा पोटेंशियल है, काफ़ी सारी सुंदर जगह है, हेरिटेज साइट्स है, हिस्ट्री है, जो कि लोगों को पता नहीं है और लोगों तक पहुंचाना ये हमारा काम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमें मध्य प्रदेश में और ट्रैवल करना चाहिए और अपने जो कंटेंट है, कंटेंट के थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहिए ताकि और टूरिस्ट यहाँ पे आए, और जब टूरिस्ट आएगा तो हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर मध्य प्रदेश को आगे लेकर जाएं। हमारा मध्य प्रदेश में बहुत टैलेंट है, चाहे एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग और क्रिएटिव चीज़ों में भी मध्य प्रदेश बहुत आगे है, लेकिन इसको आगे बढ़ाना हमारा काम है। तो प्लीज़ लेट्स जॉइन आवर हैंड्स टुगेदर एंड मध्य प्रदेश को हम आगे लेकर जाएं दोस्तों। और आइए अब हम उन्हें सुनते हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में ये पॉलिसीज लाने में बेहद अहम भूमिका निभाई है। हम सभी हृदय से करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय पर्यटन, संस्कृति एवं अध्यात्म मंत्री आदरणीय श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी का। जोरदार तालियां हो जाए माननीय मंत्री जी के लिए। सबसे पहले तो मैं लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश मुझे लगता है कि सबसे अधिक विविधताओं वाला प्रदेश है। हम चीता स्टेट हैं, हम टाइगर स्टेट हैं, हम घड़ियाल स्टेट हैं, हम वल्चर स्टेट हैं। जितने प्रकार की विविधताएं मध्य प्रदेश में होना चाहिए वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में, उतनी प्रकार की विविधताएं हमारे मध्य प्रदेश में हैं। फिर धार्मिक टूरिज्म के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रहा है। मैं आपको बता दूं, पिछले वर्ष 2024 के उस कार्यकाल में 13 करोड़ 41 लाख से भी ज़्यादा पर्यटक मध्य प्रदेश की धरती पर आए हैं। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि एमपी अजब है, एमपी गजब है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड अगर किसी राज्य को फिल्म के क्षेत्र में मिला है तो हम गर्व के साथ कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने ये मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड भी प्राप्त किया है। पुनः आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप संस्कृति और पर्यटन मंत्री होने के नाते आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप सब लोग आइए, मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार रेड कारपेट बिछा के आपका स्वागत करेगी, वंदन करेगी, अभिनंदन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद। और आइए अब मैं निवेदन करूंगी माननीय प्रमुख सचिव महोदय जी से आज के कार्यक्रम के स्वागत, उद्बोधन और इस कार्यक्रम के विवरण के लिए। लेकिन उससे पूर्व मैं निवेदन करना चाहूंगी टेक्निकल टीम से, कृपया आप रीवा और शहडोल संभाग पर एक फिल्म का निर्माण किया गया, कृपया उस फिल्म को आप प्रस्तुत करें। इस बार घूम लिया नहीं, जी लिया कहीं। मध्य प्रदेश के अनदेखे अध्यायों को अपनी यादों में लिखें, क्योंकि यहाँ है झरनों का शाही नजारा और किलों का गौरवशाली इतिहास एक साथ। यहाँ है वो अद्भुत संयोजन जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। और बीच में आपके आराम का खास इंतजाम जो दे आपको नई दिव्य ऊर्जा, इन पावन रहस्यों को उजागर करने की।
मध्य प्रदेश के इन राजवंशीय आश्चर्यों में आज भी जीवित है वो पवित्र संबंध जो जोड़ता था सिंहासन को मोक्ष से। यहाँ हर यात्री के लिए है उसकी मनपसंद दुनिया। बस आप चुने सादगी का आनंद या विशिष्ट आतिथ्य की भव्यता। मध्य प्रदेश में मिलती है कला की अनोखी विविधता। हर कला अपने साथ लाती है सदियों का हुनर। रीवा शहडोल अनूपपुर की धरती पुकारे, प्रकृति संस्कृति बाहें पसारे। चलिए वहां जहां धड़कन है देश की, मध्य प्रदेश की आत्मा हर राही के विशेष की। धन्यवाद एंड आई रिक्वेस्ट द टेक्निकल टीम टू प्लीज लोड द प्रेजेंटेशन। और हम सभी करतल ध्वनि से आप स्वागत करेंगे माननीय प्रमुख सचिव महोदय आदरणीय श्री शिवशेखर शुक्ला जी का। बहुत संक्षेप में मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं आपको एक मध्य प्रदेश की सैर कराता हूं और कुछ बातें जो इन्वेस्टमेंट और पर्यटन से जुड़ी हुई हैं उसके बारे में आपसे 2-4 बातें करता हूं। जो हमारे बीच में दूसरे प्रदेशों से आए हुए हैं और जो हमारे इन्वेस्टर बंधु यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं, आप सबके लिए ये जानकारी है आपको कि हम लोग सेंट्रली लोकेटेड हैं, वेल कनेक्टेड हैं और हर तरीके से यहाँ पर सारी सुविधाएं जो आवश्यक होती हैं किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए वो सभी यहाँ पर उपलब्ध हैं। हम लोग पावर सरप्लस स्टेट हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई इसी वर्ष प्रारंभ में, उसमें 18 विभागों की पॉलिसीज़ का नव निर्माण हुआ और उन पॉलिसीज़ में जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं वो तो है ही, परंतु ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे मेन थ्रस्ट था माननीय मुख्यमंत्री जी का। और सारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना, कैसे गवर्नमेंट और इन्वेस्टर के बीच जो भी अवरोध होते हैं दूर करना, ये इस पॉलिसी का हॉलमार्क था। ऐसा हमारा प्रदेश जो कि नवाचारों में सबसे आगे है, ये सारी बातें आपके समक्ष हम रखना चाहते थे। और बहुत सारी ऐसे यहाँ पर लैंड बैंक्स हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं जहाँ पे इन्वेस्टर्स को रेडी टू इन्वेस्ट लैंड बैंक्स मिलेंगे। स्किल्ड मैन पावर यहाँ पर उपलब्ध है और हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सभी में सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। नेक्स्ट प्लीज़। हमारा प्रदेश हिस्ट्री हेरिटेज के लिए जाना जाता है। 800 से ऊपर मॉन्यूमेंट्स फोर्ट्स पूरे प्रदेश में बिखरे हुए हैं जो कि राज्य अथवा ASI के संरक्षण में हैं और एक से एक बेहतरीन हेरिटेज परिसंपत्तियाँ हमारे पास में हैं। हमें कहते बड़ा फ़ख्र है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में पूरे देश में 62 साइट्स हैं, परमानेंट और टेंटेटिव मिला के, और हमारे प्रदेश में 18 साइट्स हैं, 1/4 से ज़्यादा मध्य प्रदेश में। तो इतिहास और पुरातत्व के मामले में जो भी यहाँ आता है वो विस्मृत हो जाता है। हमारे पास ग्वालियर जैसा शहर है जो संगीत, और बल्कि ग्वालियर ही क्यों, रीवा का भी तानसेन जी से संबंध है। तानसेन जी यहीं के थे और यहीं से ग्वालियर गए थे। तो ये ऐसे हमारे म्यूज़िकल जो हेरिटेज है उसके हम संचालक हैं हम लोग। हमारे पास ऐसे ऐसे शहर हैं जो कि मिडिवल टाइम में आपको सीधे सीधे पहुंचा देते हैं। मांडू, चंदेरी, ओरछा, इस प्रकार के शहर हैं। और पुरातन नगरियां हमारे हैं। उज्जैनी सबसे पुरातन नगरियों में से हमारे ब्रह्मांड में है, जो काशी और उज्जैनी के बारे में बोला जाता है। बाबा महाकाल की नगरी वो हमारे प्रदेश में है। चित्रकूट आपका ही पड़ोस में स्थान, जहाँ पे भगवान राम ने उनके चरण पड़े और लंबा समय वनवास में उन्होंने वहाँ बिताया। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, जहाँ तक नेचुरल हेरिटेज की बात करें तो सबसे हरित क्षेत्र है हमारा, सबसे बड़ा वन क्षेत्र आच्छादित है, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स,
सबसे ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सब हमारे प्रदेश को प्राप्त होने का गौरव है। और चूंकि हमारे पास बहुत अच्छे जंगलात हैं, बहुत हरियाली है, कंजर्वेशन के प्रति गवर्नमेंट और सभी लोगों का दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक है, इसलिए हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ भी बहुत ही अच्छी है। टाइगर, लेपर्ड और घड़ियाल सभी प्रकार की वाइल्ड लाइफ है। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से पूरे देश का एकमात्र चीता स्टेट भी हम हैं, और वो चीताओं को भी और दूसरे जगहों पे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, स्पिरिचुअलिज्म की बात करें तो जो 2 ज्योतिर्लिंग हमारे जो प्रदेश में स्थित हैं, बाबा महाकाल और ओंकारेश्वर जी, वो हमें हमेशा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और देवियों के अनेक स्थान आपके पड़ोस में ही मैहर माता मौजूद हैं, सलकनपुर देवी मौजूद हैं, हरसिद्धि देवी मौजूद हैं, और बहुत सारी देवियों के स्थान हैं जहाँ पर देश विदेश से बहुत सारे पर्यटक श्रद्धालु जन आते हैं और दर्शन करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। कल्चरल रूट्स हमारी बहुत गहरी हैं। हम लोग 7 प्रकार के एबोरिजिनल ट्राइब्स जो हमारे जनजाति भाई बहन हैं उनके हम घर हैं, और 45 प्रकार की सब ट्राइब्स, और उनका कल्चर, उनकी ऑथेंटिसिटी, उनका रहन सहन, उनका संगीत, उनकी पेंटिंग, ये सब प्योरेस्ट फॉर्म में मध्य प्रदेश में अभी भी प्रचलित हैं, कंजर्व्ड हैं। और ये सब देखने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग उसको देखना चाहते हैं और वो आना चाहते हैं हमारे प्रदेश में। नेक्स्ट प्लीज। जब हम रीवा संभाग की बात करें, जबलपुर संभाग की बात करें, चूँकि हम रीजनल कॉन्क्लेव कर रहे हैं, तो रीवा जैसा स्थान जो कि प्रपातों का, जल प्रपातों का स्थान है, वाटरफॉल्स की एक से एक सुंदर वाटरफॉल्स जो कि वैश्विक स्तर के पर्यटन स्थल रखने का दावा रखते हैं और हिम्मत रखते हैं, वो हमारे प्रदेश में है। और इस समय बारिश के टाइम में तो बिल्कुल फुल ब्लूम में है। जितने भी हमारे साथी बाहर से आए हैं जो इसके बाद में फैम्प्रिस्ट में जाएंगे, और हमारे इन्वेस्टर बंधु, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इन फॉल्स को जरूर अवलोकन करें। आप नायग्रा फॉल्स को भूल जाएंगे यदि आप इन स्थानों पर जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। बहुत सारे हेरिटेज के स्थान यहाँ पे बिखरे हुए हैं, चारों ओर हैं। अपने रीवा में ही गोविंदगढ़ फोर्ट है, भैरवनाथ जी का मंदिर जो अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत मेहनत करके उसको कंजर्व और प्रिजर्व कराया है, उसको एक पर्यटक स्थल में परिवर्तित किया है। रीवा फोर्ट, वेंकट भवन, ये सब यहाँ पे हेरिटेज के बहुत सारे स्थान हैं। नेक्स्ट प्लीज। वाइट टाइगर सफारी, पूरे देश की अकेली वाइट टाइगर सफारी अगर कहीं है तो ये हमारे रीवांचल में है। संजय डुबरी नेशनल पार्क, जहाँ पे टाइगर की साइटिंग वन ऑफ द बेस्ट मानी जा रही है। पर्सिली, जहाँ पे ग्रामीण पर्यटन का भी अनुभव मिलता है। बहुत सुंदर जगह हमारे आसपास हैं। नेक्स्ट। मैहर देवी जी का मैंने बताया, चंद्रे टेम्पल सीधी में। नेक्स्ट। चित्रकूट घाट अपनी मनोरम छटा से आप सबको आमंत्रित करता है। अमरकंटक, जहाँ से माँ नर्मदा का उद्गम स्थल है और पूरे प्रदेश को अब सिंचित करते हुए, आशीर्वाद प्रदान करते हुए गुजरात जाती हैं, वो अमरकंटक से निकली हुई हैं। बहुत ही रमणीक, पौराणिक और धार्मिक स्थल है जो कि यहाँ से बहुत नज़दीक है। नेक्स्ट। अब हम बात करें इन्वेस्टर्स के लिए, ये तो मैंने बताया, इन्वेस्टर्स को ये बताने के लिए कि यहाँ पे इतना कुछ है। ये प्लेस ऑफ हिडन ज्वेल्स है, प्लेस ऑफ ऑफबीट आउटस्टैंडिंग डेस्टिनेशंस है। ये तो आपके लिए है ही, मगर उसमें आप आएँ, निवेश करें, अच्छे से अच्छे होटल, रिजॉर्ट, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी में आप निवेश करें। उसके लिए बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी ऑफ द कंट्री हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गढ़ी गई है। उसमें हर प्रकार की सुविधा है, हर प्रकार का फैसिलिटेशन है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं। 100 करोड़ के ऊपर यदि कोई इन्वेस्ट करता है टूरिस्ट और हॉस्पिटैलिटी में, कोई होटल, रिजॉर्ट, वेलनेस सेंटर, कोई भी ऐसा करना चाहते हैं, तो हम बिल्कुल लिटरली रेड कारपेट उनके लिए ले करते हैं। कोई टेंडर नहीं, कुछ नहीं, आपको ज़मीन पे हाथ रखना है। लैंड बैंक हमारा पब्लिक डोमेन में है, आज भी हमने सबको हाथ में दी हैं, बुकलेट्स दी हैं पूरे प्रदेश की। आप बताइए कहाँ चाहिए, हम आपको तुरंत लैंड देंगे और बहुत शीघ्र सुविधा देंगे इस प्रकार की कि आप आकर के अपना प्रोजेक्ट वहाँ इस्टेब्लिश करें। और तो और जब आप करेंगे तो 100 करोड़ में से 30 करोड़ आपको सरकार वापस कर देगी। 30% सब्सिडी ये आपको आपके प्रोजेक्ट में मिलेगी। नेक्स्ट प्लीज। सारे प्रकार के टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी के जो भी काम आप सोच सकते हैं सब इस पॉलिसी में कवर्ड हैं, चाहे वो हेरिटेज होटल हो, कन्वेंशन सेंटर हो, अम्यूजमेंट पार्क हो, म्यूजियम्स हो, क्विजीन टूरिज्म हो, साउंड एंड लाइट शो हो, एरो स्पोर्ट्स हो। नेक्स्ट प्लीज।
कैंपिंग साइट्स हों, बेड ब्रेकफास्ट, रोप वे, मोटल, कैरावन टूरिज्म, हेरिटेज कैफेटेरिया, गोल्फ कोर्स, फिल्म स्टूडियो। हमारे यहाँ फिल्म हब बन गया है, अभी आपने सुना थोड़ी देर पहले, मुकेश तिवारी जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, सानिका जी बैठी हुई हैं, और पंचायत के 4 सीज़न यहाँ पे शूट हो चुके हैं मध्य प्रदेश में, और आगे सारे यहीं पे होंगे। इस प्रकार के लगातार फिल्मों में काम चल रहा है। उनके लिए फिल्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यदि वो बनाना चाहते हैं, फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं, तो बहुत ही अट्रैक्टिव 30% तक सब्सिडी है, जो 90 करोड़ तक जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट प्लीज़। पूरे प्रदेश में अपॉर्चुनिटीज़ बिखरी हुई हैं हर कोने में, जहां भी आप आना चाहें। नेक्स्ट। अभी तक की जर्नी हमारी बहुत अच्छी रही है प्रदेश में, और टूरिज्म पॉलिसी से बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आया है। 7-8 हज़ार रूम्स हमने क्रिएट किए हैं पिछले 3 वर्षों में, बहुत सारे लोगों को जॉब मिली है, 35,000 लोगों को। इस प्रकार से जो इन्वेस्टमेंट का एक गति बन गई है, मोमेंटम बन गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको और तीव्र करने के लिए पूरे देश में जितने भी प्रमुख स्थान हैं, इंडस्ट्रियल हब्स हैं और टूरिज्म से भी रिलेटेड हैं, और विदेशों में लगातार दौरे कर रहे हैं, और वहाँ पे निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं, उनको सुविधाएं दे रहे हैं, और पूरा एक ऐसा माहौल बन गया है कि पूरे देश और इवन विदेशों में भी अब जितने लोग हैं वो मध्य भारत का सोचते हैं तो मध्य प्रदेश पहले सोचते हैं। देश में कोई निवेशक है वो सोचता है तो मध्य प्रदेश पहले सोचता है, और आज हम रीवा में हैं कि वो मध्य प्रदेश में भी रीवा को पहले सोचे, तो इसलिए आज हम यहाँ पर आपके सम्मुख हैं। नेक्स्ट प्लीज़। ये ब्रांड्स जितने भी आप देखते हैं, कोई भी नाम लीजिए, सारे ब्रांडेड होटल्स हमारे प्रदेश में मौजूद हैं। नेक्स्ट प्लीज़। ये सारे आप नाम देखिए। नेक्स्ट प्लीज़। बहुत सारे पीपीपी में हमने पॉलिसी बनाई है। हम चाहते हैं सरकार और निजी निवेशक मिल करके काम करें, और ये टेंट सिटीज़ हो गए, होटल्स हो गए, हम अपने होटल्स भी पीपीपी में दे रहे हैं, और तमाम प्रकार के और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं जो कि हम पीपीपी के माध्यम से करने के लिए बहुत अट्रैक्टिव पॉलिसी हमने बनाई हुई है। नेक्स्ट प्लीज़। ये बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं इस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आप सबके पास में बुकलेट्स दी गई हैं, आप जो चाहें, हमारी बाहर स्टॉल भी है, वहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, QR कोड भी है, अपने मोबाइल पे ले सकते हैं, और बुकलेट्स भी रखी हुई हैं। नेक्स्ट प्लीज़। नेक्स्ट प्लीज़। सरसी आइलैंड अभी बताया गया, प्रेजेंटेशन में भी आया, फिल्म में भी आया, बहुत सुंदर आइलैंड रिजॉर्ट बनाया गया है, और वो भी हम पीपीपी में और उसको बड़ा विस्तार देना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए खास तौर से ये रिवांचल इतना अट्रैक्टिव, आकर्षक डेस्टिनेशन बन सकता है, क्योंकि वहाँ पर मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूँ, मुझे मालूम है कि वहाँ पर इस प्रकार के आकर्षक और नेचुरल जगह नहीं हैं जहाँ पर आप जाके रिलैक्स कर सकें, रिजुवनेट कर सकें, तो उन सभी लोगों को यहाँ पर आमंत्रण है। नेक्स्ट प्लीज़। नेक्स्ट। फिल्म टूरिज्म के बारे में बताया गया, बहुत अच्छी पॉलिसी है, बहुत अच्छे इंसेंटिव्स हैं। नेक्स्ट प्लीज़। ये जैसे इंसेंटिव है, फिल्म बनाने के लिए 2 करोड़ तक हम देते हैं, वेब सीरीज़ और OTT सीरीज़ बनाने के लिए 1 करोड़ तक देते हैं, डॉक्यूमेंट्री तक बनाने के लिए हम पैसा देते हैं, सहायता देते हैं 40% की। यदि कोई इंटरनेशनल फिल्मिंग प्रोजेक्ट आता है प्रदेश में, तो उसमें भी हमारी बहुत अट्रैक्टिव प्रावधान है, और 10% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो कि 10 करोड़ तक हो सकता है, वो हम उनको रिइम्बर्स करते हैं, और ये ऑन टॉप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, जहाँ पे वो 30% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट रिइम्बर्स करते हैं। यानी यदि कोई 100 रुपये लगाता है तो 40 रुपये उसको वापस मिल जाएंगे यदि कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हमारे प्रदेश में आकर के शूटिंग करता है। नेक्स्ट प्लीज़। ये आप फिल्मों की लाइन देखिए, एक से एक सुपर हिट, डुपर हिट, सब फिल्में यहीं पे हो रही हैं। स्त्री 1, 2, अब शायद 3 भी शुरू होने वाली है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट। सारे पंचायत गुल्लक, सारे सीरियल जितने भी TVF बनाता है, ज़्यादातर अब मध्य प्रदेश में बनाता है, महारानी, सारे सीरीज़, रेलवे मैन जैसा वेब सीरीज़, ये सब मध्य प्रदेश में शूट हुए हैं। नेक्स्ट। हमारे पास वाटर टूरिज्म पॉलिसी है, वाटर बॉडीज़ बहुत सुंदर हैं, वहाँ पर भी वाटर टूरिज्म बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी है। नेक्स्ट। एडवेंचर और कैंपिंग टूरिज्म पॉलिसी है, कोई अगर निवेशक एडवेंचर या टूरिज्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी हम इंसेंटिव देते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। रूरल टूरिज्म एक नया वर्टिकल हमने क्रिएट किया है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के अंतर्गत, जिसमें गांव-गांव में, घर घर में, खासतौर से हमारे जनजाति भाई बहनों को, सबको सीधे टूरिज्म का लाभ मिले, जुड़ें। बहुत आकर्षक सुंदर होम स्टेज बनाए जा रहे हैं, जहां पर अब विदेशी भी आकर के रहने लग गए हैं, और बहुत अच्छा अनुभव उनको ग्रामीण क्षेत्र का, परिवेश का, ग्रामीण संस्कृति का उनको होता है। ये एक नया खास चीज़ शुरू हुई है। आपके क्षेत्र में भी बहुत सारे रूरल होम स्टेज बन रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज़। नेक्स्ट। नेक्स्ट।
तो इस प्रकार से आपके समक्ष जो रखा, एक स्नैपशॉट रखा, डिटेल्स हम आपके साथ में विस्तार से बाद में बात कर सकते हैं। और ये आज यहाँ पर आयोजित किया गया है, इसमें उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे निवेशक और हमारे साथी आए हैं। आइडिया ये है कि हम भागीरथी को रेवा से जोड़ें, माँ गंगा को माँ नर्मदा से यदि हम टूरिज़्म के माध्यम से जोड़ दें तो उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा जो वहाँ पर टूरिस्ट इन्फ्लक्स है, प्रयागराज, बनारस और अयोध्या में, वो अगर यहाँ पर हमारे यहाँ आएगा तो रीवा एक गेटवे की तरह मध्य प्रदेश के लिए काम कर सकता है। रीवा इटसेल्फ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अंदर स्टेट में जाएंगे तो एक से एक सुंदर जगहें, द्वार खुलते चले जाएंगे। आज इस कार्यक्रम में सभी लोग कृपापूर्वक पधारे। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभारी हूँ कि आप सब लोग इतने दत्तचित्त होकर के आपने प्रेजेंटेशन देखा। फ्यूचर में कोई भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी है, तो हम और हमारी टीम 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे माननीय मंत्री जी का, प्रहलाद पटेल जी का। हम करतल ध्वनि से स्वागत करें, तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए। हम आपको स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। हमारे सभी सम्मानीय विधायकगण और उपस्थित भाइयों बहनों, वास्तव में रीवा की जो भौगोलिक परिस्थिति है, जो वहाँ का वातावरण है, वो किसी भी पर्यटक को लुभाने के लिए पर्याप्त है। हम बाणभट्ट की उस तपोभूमि की बात करें, तानसेन हो या बीरबल, उनकी बात करें, इतिहास को अगर हम कभी पलटकर ईमानदारी से देखेंगे तो रीवा से बेहतर स्थान कमतर मिलेंगे। अगर हम सफ़ेद बाग की बात करते हैं तो वो तो भारत में अकेला अगर कहीं है तो वो रीवा की धरती पर है। और इस बात के लिए यहाँ की जो कुल परंपरा है वो जिम्मेदार है। बांधवगढ़ के शेरों की हम बात करते हैं, लेकिन बांधवगढ़ के पुरातात्विक अवशेष, जितना मैं देश में घूमा हूँ, मैं खुद पैदल चलकर पर्यटन मंत्री के रूप में उस जंगल में गया था और मैंने कहा था कि इससे बड़ी पूंजी हमारे पास नहीं हो सकती। लेकिन कई बार वन अधिनियम जो पहले से बनाए गए होंगे, लोगों ने ध्यान ना दिया होगा, लेकिन हम शेरों की साथ साथ अगर उस स्थान को भी देखने जाएंगे तो रीवा का महत्व और ऊपर बढ़ेगा। इसलिए प्राकृतिक दृष्टि से नदियां हों, पहाड़ हों, जंगल हों, हमारे यहाँ की प्लांट वैरायटीज़ हों, हम सभी मामलों में एक उत्कृष्ट स्थान रखते हैं। पहले हमारे सामने संपर्कशीलता की कमी थी, आज रेल भी है, हवाई जहाज भी है। और आज भी जो लोग आए हैं, जो बातें मैंने माननीय मुख्यमंत्री से 1-to-1 में बात करते समय सुनी है, मैं यहाँ का प्रभारी मंत्री होने के नाते गौरवान्वित हूँ और आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार ने इन 1.5 वर्षों में, और खासकर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, अगर ये 1.5 वर्ष किसी बात के लिए जाने जाएंगे तो वो उद्योगपतियों से इसी संवाद के लिए जाने जाएंगे जो हर संभाग में जाकर उसकी विशिष्टता को लोगों ने नज़दीक से देखा। अन्यथा उद्योगपति का कोई प्रतिनिधि आता था, यहाँ के किसी व्यक्ति को पकड़ता था और उसके आधार पर अपने फैसले लेता था। ये पहला अवसर है जब मध्य प्रदेश के संभाग स्तर पर देश के और देश के बाहर के उद्योगपति और वो संगठन जो टूरिज्म और कल्चर के लिए काम करते हैं, उन्हें मध्य प्रदेश की विशिष्टताओं को नज़दीक से देखा है, जिसका लाभ आज मिलता है। पहले हम सिर्फ आंकड़े बताते थे, लेकिन हम एक समिट के बाद दूसरी समिट के बीच ही हम उसका सुनते हैं कि भूमि पूजन भी हो गया और काम आगे बढ़ गया। ये विश्वसनीयता मध्य प्रदेश सरकार की है और इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ, आइए एक कदम और तेज़ी से आगे बढ़ाकर मध्य प्रदेश के इस पर्यटन के नक्शे पर आप भी अपनी उपस्थिति दर्ज करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। और अब हम सभी करतल ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे उद्बोधन के लिए माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवास विभाग। जोरदार तालियां आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी के लिए। देखिए, मध्य प्रदेश में जल है, जंगल है, जंगल में जीवन है, जीवट मंत्रिमंडल है और जबरदस्त मुख्यमंत्री है। और मुझे कहते हुए गर्व है कि अभी हमारी सरकार को बने 1.5 साल हुए और 1.5 साल में जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट आया हर क्षेत्र के अंदर, सिर्फ पर्यटन का क्षेत्र नहीं है,
हर क्षेत्र में, वह एक रिकॉर्ड है। और इसीलिए कि ये सरकार एक ऐसी सरकार है जो प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने का संकल्प लेकर काम कर रही है। और इसलिए ये आप सबके लिए बहुत अवसर है। हम मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम मध्य प्रदेश को शीर्ष पर पहुंचाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 में जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हो तो हमारा भारत दुनिया के ताकतवर देशों में से एक हो। तो हम मध्य प्रदेश को भी ताकतवर देश बनाने में अपना योगदान देना चाहता है मध्य प्रदेश में, और उसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट, आपके द्वारा एक विज़न जिससे कि मध्य प्रदेश का विकास हो, हम सब उसका स्वागत करेंगे। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम सभी करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे हमारे आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि डॉक्टर ज्योत्सना सूरी जी का, पास्ट प्रेसिडेंट फिक्की, मेंटर फिक्की टूरिज्म कमेटी एंड सीएमडी द ललित सूरी हॉस्पिटैलिटी ग्रुप। जोरदार तालियां हो जाएं डॉक्टर ज्योत्सना सूरी जी के लिए। थैंक यू वेरी मच। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपकी इजाज़त हो तो मैं अंग्रेज़ी में बोल सकती हूँ? क्षमा चाहती हूँ। It's with great pleasure that I welcome you all to this regional tourism conclave, which is dedicated to exploring and promoting the rich tourism potential of Madhya Pradesh and has a special focus on the emerging gem of Rewa. Madhya Pradesh is beautiful, महान country का दिल है, धड़कन है, और इस धड़कन को हमने सारी दुनिया में सुनाना है, और हम सब मिल के ही ये काम कर सकते हैं। The very fact that we are all here today and we are joined by stakeholders, industry partners, participants, dignitaries on the dais, across the tourism spectrum, all here, it shows the shared commitment that we all have to position Madhya Pradesh as a leader, not only in tourism, but in sustainable tourism and inclusive tourism. Dr. Mohan Yadav ji, Honorable Chief Minister, your vision, your leadership has been pivotal in repositioning Madhya Pradesh as a tourism powerhouse where growth is balanced with sustainability and community benefit. ये बहुत ज़रूरी है जी। आप टूरिज़म बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें कॉन्शियस रहना है कि हमारी टूरिज़म सस्टेनेबल रहे और हमारी कम्युनिटीज़ को बहुत ही उसका फ़ायदा मिले। श्री राजेंद्र शुक्ला जी, Honorable Deputy Chief Minister, and Shri Dharmendra Bhav Singh Lodhi ji, Honorable Tourism Minister, your support and focused initiatives are the key drivers of the state's tourism transformation. A very special appreciation to Shri Shio Shekhar Shukla ji, Principal Secretary, Tourism, whose strategic foresight and execution excellence, and please mark my words, his execution excellence, he executes to the last T, have brought lesser known destinations like Rewa into the spotlight. And that's what he's done today. He's collected all of us here today to bring Rewa, your state, your region into the spotlight. I have to thank my erstwhile tourism minister, Shri Prahlad Singh Patel ji, who is not only a friend, a brother, but also someone that I worked very closely with when he was the tourism minister of the government of India. Prahlad Singh ji, आप वाकई में tourism landscape में एक नया दौर लेके आए थे। So friends, this regional tourism conclave, what is it all about?
It has brought together policymakers, private stakeholders, and communities to unlock the true potential of an emerging potential and the power of the emerging offbeat destinations. We've all heard about how beautiful Madhya Pradesh is, and we've got it all. But we lose focus on those offbeat destinations. And that's where we need to put our focus on, because that is where the real community service happens, when people reach those offbeat destinations which are unheard of but are so beautiful. And what it does to the local communities is for all of us to see. Public-private partnerships, local entrepreneurship, and grassroots innovation. These are the heart of the effort, making this regional tourism conclave very, very successful. Now let's talk about Rewa for a minute. Rewa is not just a destination. It's not just a destination. It's a story. It's a story waiting to be told, from the majesty of white tigers, cascading waterfalls, to the richness of royal heritage. And we have some royalty sitting on the dais as well. Natural marvels, Rewa has it all. It is truly an offbeat destination, but it's not known. And that's what a conclave like this does. It brings attention to those offbeat destinations like Rewa, so that they can be a benefit across communities. For me, tourism is not just about seeing places. It is about actually feeling connected. So you see a lot of places, but do you really get connected to them? That's what tourism is, to make you feel connected to the culture, to the nature, and to the wonderful people. So I urge all my travel trade colleagues, my professionals, investors, media, local bodies to actually work as ambassadors and go across the rest of the country and the rest of the world to showcase what Rewa and what Madhya Pradesh is all about. Wishing you all meaningful conversations, impactful collaborations, and memorable experiences of what Madhya Pradesh has to offer. Namaskar. वैसे तो रीवा को उसके प्रतिष्ठित सफेद बाग, विरासत, राजसी झरनों और आध्यात्मिक विरासत के साथ जाना जाता है, लेकिन हाँ, रीवा को एक नाम से और जाना जाता है। आप बिल्कुल सही समझे। स्वागत कीजिए करतल ध्वनि के साथ उद्बोधन के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री राजेंद्र शुक्ल जी का। हमारी सरकार ने काम किया है, और नहीं तो एक समय ऐसा आ गया था कि पिछले 46 सालों में व्हाइट टाइगर यहाँ पर नहीं था। हम कहते थे कि सफ़ेद शेरों की धरती पर स्वागत है, लेकिन डरते रहते थे, कोई पूछना थे कि सफ़ेद शेर है कहाँ। लेकिन आज डंके की चोट पर यहाँ से 12 किलोमीटर में मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी है, जहाँ पर देश के पर्यटक भी आ रहे हैं और विदेशी पर्यटक भी खजुराहो से जब बनारस जाते हैं तो व्हाइट टाइगर सफारी में व्हाइट टाइगर को देखने जाते हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं साउथ अफ्रीका गया था। वहाँ पर जब मैं साउथ अफ्रीका जा रहा था ऑफिशियल विजिट में, जब माइनिंग मिनिस्टर था तो नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ माइनिंग का इंडावा का वहाँ पर बहुत बड़ा इवेंट था। तो लोगों ने कहा, जब इंडिया से जा रहे थे तो लोग कह रहे थे कि वहाँ लायन सफारी जरूर जाइएगा, लायन सफारी जरूर जाइएगा। जब वहाँ का लायन सफारी देखा तो हमने कहा ये हमारे मुकुंदपुर टाइगर सफारी के सामने तो कुछ नहीं है, एक पौधे नहीं है, एक पेड़ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ यदि घने जंगल में जो व्हाइट टाइगर सफारी बना है, सिर्फ व्हाइट टाइगर नहीं है, वहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी है, वहाँ भालू भी है, वहाँ लेपर्ड भी है, वहाँ पर लायन भी है, वहाँ पर चीतल भी है, वहाँ पर हिरण भी है। और वहाँ पर जाने के बाद फिर दूसरे जो सफारीज़ हैं वो बहुत कमज़ोर दिखते हैं। अभी हमसे धर्मेंद्र सिंह लोधी जी कह रहे थे और शिवशेखर जी भी कह रहे थे, सुबह गए थे पूर्वा फॉल देखने। तो हमने कहा कि पूर्वा फॉल देखने के बाद आपको कैसा लगा? कहीं साहब नियाग्रा फॉल भी पीछे है उससे। वो रीवा का जो पूर्वा फॉल है उसके सामने नियाग्रा फॉल भी कुछ नहीं। एक बार मैं स्विट्ज़रलैंड गया था सरकारी विजिट में, तो लोगों ने एक दिन
दूतावास वालों ने कहा कि साहब आज छुट्टी है, चलिए आपको एक बहुत अच्छी जगह ले चलते हैं। तो लेके गए 200 किलोमीटर। पूरे यूरोप के पर्यटक वहाँ पर पागलों की तरह उमड़े हुए थे और ले जाके और फिर एक वाटरफॉल के सामने ले जाके खड़ा कर दिया कि साहब देखिए कितनी खूबसूरत जगह है। तो मैंने उसको देखा तो मैंने कहा कि रीवा के छोटी पुल और बड़ी पुल के बीच में जो वाटरफॉल है उसके सामने थे कुछ नहीं, लेकिन वो डेवलप नहीं था। वही हमने संकल्प किया कि रीवा के इको पार्क को डेवलप करेंगे। 10 एकड़ का टापू है, बगल में सरकारी लैंड है, जॉइंट वेंचर बना के उसका टेंडर किया। पीपीपी बोर्ड में इन्वेस्टर आए, उन्होंने 25 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए और जब उसका लोकार्पण कर रहे थे तो मुख्यमंत्री जी इतने लोग उमड़े वहाँ पर कि कलेक्टर एसपी ने आके मुझसे कान में कहा कि साहब गेट का दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा। हमने कहा दरवाज़ा मत बंद करिए, लोगों को देखने दीजिए। कि नहीं साहब अब हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमने कहा कितने लोग आ गए? कहीं 35 से 40 हज़ार लोग आ चुके हैं रीवा के इस इको पार्क के उद्घाटन के समय पर। जब कोई चीज़ विकसित हो जाती है, ये सरसी टापू की बात अभी बता रहे थे, अब मालदीव्स और लक्षद्वीप हम लोग जाते हैं, जैसा नज़ारा वहाँ पर है। एक रात यदि आप सरसी टापू में रुकेंगे, सुबह मैं जब रात में रुका और सुबह जब खिड़की के पर्दे खोले तो नीले रंग का वो बाण सागर का जो रिजर्वायर है वो किसी समुद्र से कम नहीं लग रहा था। तो मुख्यमंत्री जी से उद्घाटन के समय हमने कहा कि इसमें 40-50 कमरे और बनवा दीजिए और बगल में एक टापू है उसमें भी 40-50 कमरे बन जाए तो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जो हमारे विंध्य क्षेत्र के लोगों के पास अब पैसे की कमी नहीं है। जब से सिंचाई की नहरों का जाल बिछ गया, अभी तो 3 एकड़ में ही पानी पहुंचा है, तो लोग कहने लगे हैं कि रीवा बदल गया है। जिस दिन 9 लाख एकड़ में 6,000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने नई गढ़ी और हनुमना माइक्रो के लिए मंजूर किया है, रीवा के 1 इंच जमीन में सिंचाई का पानी पहुंचा। अब धरती से दौलत पैदा होती है तो पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो बिजनेस भी बढ़ता है, खरीदी बिक्री भी बढ़ती है। आज रीवा में सारे ब्रांडेड शोरूम्स क्यों आ रहे हैं? होड़ लगाए हुए हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं रीवा में, क्योंकि खरीदी बिक्री बढ़ गई है। खरीदी बिक्री इससे बढ़ गई कि सिंचाई की नहरों से धरती से दौलत पैदा होने लगी है और रीवा का व्यापार बढ़ रहा है। सिर्फ 3 लाख एकड़ में आज सुबह जब इन्फ्लुएंसर्स के साथ हम लोगों ने सायाजी में मीटिंग किया तो लोगों ने कहा कि रीवा ने पिछले 10-15 सालों में बहुत तरक्की की है, अब आगे का क्या प्लान है? हमने कहा अभी तो जो तरक्की हुई है वो फिल्म का ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म आना बाकी है। अभी तो 3 लाख एकड़ में ही सिंचाई हुई है। जिस दिन 9 लाख एकड़ में सिंचाई का पानी पहुंच जाएगा उस दिन आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितनी यहाँ पर रिचनेस हो जाएगी और कितना यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो कितना पोटेंशियल आगे बढ़ने लगेगा। अभी तो अमित कुमार जी आए हैं यहाँ टटोलने के लिए कि कितना पोटेंशियल है। मैं दिल्ली गया था अमित कुमार जी से मिलने और हमने कहा कि 40 मिलियन टन हमारे यहाँ सीमेंट बनती है, 15,000 मेगावाट कोयले से बिजली बनती है। दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्लांटों में एक सोलर प्लांट हमारे रीवा में है 750 मेगावाट, जिसके 26% बिजली से दिल्ली की सारी पूरी की पूरी मेट्रो ट्रेन चलती है। दिल्ली की मेट्रो जब प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया तो उन्होंने कहा कि रीवा के लोग जब दिल्ली जाएंगे तो उनको इस बात का गर्व होगा कि दिल्ली की मेट्रो रीवा के सोलर प्लांट से चल रही है। तो ये सारी जो पोटेंशियल्स हैं, जो हवाई सेवा, अब हवाई जहाज कोई लग्जरी थोड़ी है, अब तो नेसेसिटी हो गई है और इसलिए हवाई सेवाओं का विस्तार इस क्षेत्र में विकास का पंख लगाएगा। इसलिए ATR 72 के हिसाब से अभी एयरपोर्ट बन के तैयार हुआ है। आने वाले दिनों में जब आवश्यकता होगी तो मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे कि अब 400-500 मीटर का रनवे और बढ़वा दीजिए, एयरबस चलने लगे, जिससे कि लोग आसानी से यहाँ पर आ सके और यहाँ के टूरिज़्म का नेचुरल जो ब्यूटी है हमारे यहाँ, कुछ मुझे नहीं लगता कि और कहीं इतनी ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी हो सकती है। जंगल है, पहाड़ है, नदियाँ हैं। रिलीजियस टूरिज़्म में मैहर का शारदा माई का धाम है जहाँ पर बहुत से लोग आना चाहते हैं, लेकिन आए कैसे? अब इतने लोग आए हैं तो उनको मालूम पड़ा होगा, कोई बनारस में लैंड किया होगा, कोई प्रयागराज में लैंड किया होगा, कोई जबलपुर में लैंड किया होगा। जिस दिन रीवा में हवाई जहाज उतरने लगेगा उस दिन रिलीजियस टूरिज्म कितना बढ़ेगा। वाइल्ड लाइफ हमारे यहाँ, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हमारे यहाँ है विंध्य में, संजय गांधी टाइगर रिजर्व हमारे यहाँ है विंध्य में, पन्ना टाइगर रिजर्व हमारे यहाँ है, मुकुंदपुर टाइगर सफारी हमारे यहाँ है, गोविंदगढ़ का तालाब, रॉयल हेरिटेज
म्यूज़ियम हमारे यहाँ है। भैरवनाथ में आदरणीय नागेंद्र सिंह जी बैठे हैं। भैरवनाथ में एक अद्भुत 60 फीट लेटी हुई प्रतिमा कलचुरी काल की कारीगरों के द्वारा बनाई हुई, उसमें 5 करोड़ खर्च करके उसको इतना आकर्षक बना दिया है कि मेरे पास वीडियो आ रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद जितना चिरहोला नाथ जी के मंदिर में भीड़ उमड़ती है, ऐसा लगता है कि भैरवनाथ के उस स्थान पर भीड़ उमड़ने वाली है। तो ये जब चीज़ें डेवलप हो जाती हैं तो लोग, क्योंकि जितना हमारे लिए खाना जरूरी है, जितना हमारे यहाँ सोना जरूरी है हमारे लिए, उतना ही पर्यटन भी आम आदमी के लिए जरूरी होता है। टूरिज़्म के लिए वो लोग अपने परिवार के साथ कुछ दिनों के लिए सुकून का समय बिताना चाहते हैं। तो समय बिताने का माकूल स्थान यदि कहीं है तो मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में है, जहाँ पर ये रीजनल टूरिज़्म कॉन्क्लेव हो रही है। इसलिए आप सब जो मंच पर, सबका नाम मैं ले नहीं सका, लेकिन एक एक से बड़े दिग्गज लोग यहाँ पर बैठे हैं। माई ट्रिप के जो प्रमुख है वो बैठे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर ट्रैवल एजेंट्स और टूर ऑपरेटर्स बुकिंग करते हैं, ट्रैवल एजेंट्स और टूर ऑपरेटर्स के सारे दिग्गज लोग यहाँ पर बैठे हैं। शायद जी में मेरी उनसे मुलाकात हुई है, उनसे परिचय हुआ है। ये सारे वो लोग हैं, इन्वेस्टर्स यहाँ पर बैठे हुए, रिजॉर्ट बनाने वाले, होटल्स बनाने वाले। यहाँ पर मुझे लगता है रेडिसन होटल रीवा में जो अभी अधूरा है, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी जिनको मिली है वो मिस्टर शायद धीर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ऐसे सारे लोग आने वाले दिनों में यहाँ पर पर्यटन की क्रांति। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको इस बात के लिए बहुत अभिनंदन करता हूँ कि रीवा में वर्षों पुराना सपना, कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि कोई कॉन्क्लेव ऐसा होगा जिसमें इंडस्ट्री के दिग्गज आएंगे। 23 अक्टूबर को कार्यक्रम हुआ था यहाँ पर और अभी 1 साल नहीं हुआ है, और आज टूरिज्म से जुड़े हुए दिग्गज यहाँ पर आज इकट्ठे हैं। और हम लोग ये मानते हैं, हमने सिंचाई की बात की, यदि हरित क्रांति हो जाए, यदि उद्योग क्रांति हो जाए, यदि पर्यटन की क्रांति हो जाए, ये 3 क्रांतियाँ जिस इलाके में हो जाती हैं, उस इलाके में गरीबी और बेरोजगारी दूरबीन से भी ढूंढो तो नहीं मिलती है, ऐसा काम होता है। तो ये तीनों क्रांतियों के सूत्रधार के रूप में सिर्फ आप पूरे मध्य प्रदेश में काम नहीं कर रहे हैं, आप क्षेत्रीय स्तर पर भी इतना ज़्यादा फोकस करके पूरे अधिकारियों को, अब हम लोग गए थे लखनऊ और बनारस रोड शो करने, और वहाँ पर जाके लोगों से बोला कि भाई आइए मध्य प्रदेश में आपको टाइगर दिखाते हैं, आपको फॉल दिखाते हैं, वाटरफॉल्स दिखाते हैं, आपको चित्रकूट जहाँ 12 साल भगवान राम ने 14 साल के वनवास की बिताए हैं वो स्थान हमारे यहाँ है। तो लोग बड़े प्रभावित हुए। तो इसलिए ये जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, ये वास्तव में सिर्फ और सिर्फ यदि किसी को श्रेय दिया जा सकता है तो डॉक्टर मोहन यादव जी के विजन को इसका श्रेय दिया जा सकता है। इसलिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका फिर से अभिनंदन करें। और अब हम सभी करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे उनका, जिनका उद्बोधन सुनने के लिए हम सभी आतुर हैं। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर, जिनके नेतृत्व और दूरदर्शिता प्रदेश के विकास की नई इबारत लिख रही है, हम सभी करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं उद्बोधन के लिए मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। आज का ये कार्यक्रम, ये बात सही है कि जब हम आज आपसे बात कर रहे हैं, उसके पहले इस मंच पर इस सारे प्रकार की बात आ चुकी है। एक एक करके वो सारी बातें भी आई है, जिसके आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमारी सरकार के गठन के बाद लगातार विकास का कारवां जैसा चलना चाहिए। सभी क्षेत्रों में समान रूप से हम सब माननीय मंत्रीगणों के साथ पूरा मंत्रिमंडल एक ताकत के साथ एक दिशा में आगे बढ़ते हुए एक तरह से जो जिस प्रकार से काम कर रहा है, जोरदार अभिनंदन अपने आज की इस कॉन्क्लेव के लिए भी। कहाँ अक्टूबर और कहाँ अभी जुलाई पूरा नहीं हुआ है, और ये उस दिन का आंकड़ा भी देखना चाहेंगे कि जिस दिन यहाँ अपनी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई थी, और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में हमने सारे मंत्रालयों के एक साथ एमओयू करते हुए सभी विभागों में जहाँ जहाँ जिस प्रकार से जो विभाग कर सकते हैं, और एक एक करके हमने क्रमशः सारे संभागों में उसका अपना सिलसिला प्रारंभ किया, और GIS का समापन हुआ भोपाल में। तो तब का आंकड़ा देना चाहूँगा, इसी सभागार में जब हमने अपने दिन भर की यात्रा के बाद प्रेस के सामने अनाउंस किया था, तो 31,000 करोड़ का प्रस्ताव इसी क्षेत्र के लिए प्राप्त हुआ था, अकेली इसी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में।
ये हमारे लिए उस समय का भी उल्लेखनीय अपने आप में बड़ा आंकड़ा था। और धीरे धीरे करते हुए जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, तब हमारा सब मिलकर समग्र रूप से 30 लाख करोड़ का वहाँ उस समय के एमओयू हुए थे। अब 30 लाख करोड़ का आंकड़ा कम नहीं होता है, केवल ये धनराशि नहीं, उसमें 21 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार की संभावना। क्योंकि जब मैं आप यहाँ पर्यटन की बात कर रहा हूँ, हम सब जानते हैं कि पर्यटन भी इंडस्ट्री के ही समान है, इसलिए इंडस्ट्री की वो सारी सुविधाएं भी हम देने के लिए तत्पर हैं। एक एक चीज जिस प्रकार से हो सकती है, अभी जब आंकड़े अगर अपन देखें तो भारत के अंदर सर्वाधिक रूप से पर्यटन के माध्यम से, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा है। और उसमें भी धार्मिक पर्यटन का बहुत बड़ा रोल हुआ है। लेकिन केवल धार्मिक पर्यटन से बात नहीं बनने वाली, धार्मिक पर्यटन तो होगा ही, लेकिन ये जो परमात्मा ने, प्रकृति ने जो दिया है उसकी तो बात ही अलग है। पूरे प्रदेश के सारे राज्य एक तरफ और मध्य प्रदेश एक तरफ, हमें अपने भगवान पे भी आनंद के साथ उनका आभार भी मानना चाहिए और गर्व होना चाहिए। परमात्मा ने, अगर आप अंदाज लगा लो कि हमारी गंगा जमुना जो अपनी हिमालय से यात्रा प्रारंभ करती है और वहाँ तो ग्लेशियर है, बर्फ का पहाड़ है, और पहाड़ों के आधार पर एक तरह से हिमखंड पिघलने से वो गंगा जी और यमुना जी की धारा बहती है। लेकिन हमें गर्व है हमारे वन आच्छादित पूरे इस क्षेत्र के कारण से जितनी जलराशि वहाँ से आती है उतनी ही जलराशि हमारे वनों से निकल करके मध्य प्रदेश की धरती कदम से कदम मिला करके इस तरह से इस बड़े जलराशि के प्रवाह में अपनी भूमिका अदा करती। और परमात्मा ने केवल जंगल नहीं दिया, जीवंत जंगल दिया है। जंगल के अंदर क्या चाहिए? परमात्मा की कृपा है कि जंगल के अंदर ये हमारी बिग कैट, बड़ी बिल्लियां, सब प्रकार के जीव, यहाँ सफेद शेर की बात आ रही थी, सफेद शेर, काले शेर, जो चाहिए वो शेर आदमी में ढूंढो, आदमी में, घर में जाओ, घर में जहाँ चाहो वो मिलने वाले हैं। भोपाल में कई सड़कों पे जिसमें दिन में मनुष्य घूमते हैं और रात को टाइगर घूमते हैं। ये हमारा अपना रातापानी अभयारण्य अभी अभी बना है। आप बताओ कोई ऐसा शहर मिलेगा कहीं इतने बड़े देश के अंदर, किसी राजधानी के अंदर 15 किलोमीटर से कम के दायरे में अगर टाइगर अभयारण्य बना है तो हमें गर्व है हमारी सरकार के माध्यम से बना, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। और एक नहीं, पूरे देश के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं पाए जाते हैं तो भारत में पाए जाते हैं, और भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं मिलते हैं तो मध्य प्रदेश में मिलते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और टाइगर में आपने कलर भी देख लिया, सफेद ढूंढे तो रीवा में मिले। और क्या जबन बताओ, सबसे शुद्ध पानी की नदी पूरे एशिया में अगर कहीं है तो हाँ हमें गर्व है, वो चंबल माता है। और चंबल में सर्वाधिक शुद्ध जल भी है। और जल के साथ जीवन की घड़ियाल की, वहाँ के घड़ियालों को बचाने की हमारी प्रतिबद्धता के बलबूते पर हर साल उस पर भी हम काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर्यटन के सारे मित्रों से कहना चाहूँगा, अपने लिए आप स्कोप अगर देखेंगे तो कहाँ कहाँ मिल रहा है। एकदम इस कोने में जहाँ हम अपनी 3, 4, 5 अभी राजेंद्र जी ने बताया, मैं समय बचाने के लिए दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन कई बार जो बाहर से आने वाले पर्यटक जिनके मन में आता है कि हाँ ऐसा होता है क्या, कई बार ये बाकी देश के हिस्सों में ऐसे देखना भी बड़ा अटपटा लगता है कि कई लायन ऐसे घूमते दिखे और अपन भी बिना कोई जाली की गाड़ी और अपनी खुली गाड़ी से घूमते हुए उनकी अपनी जिंदगी चल रही, हमारी अपनी जिंदगी चल रही। ये कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात। कई सारे मित्र पहली बार जाते हैं, उन्होंने कहा कहीं तो जाली में बंद करते होगे, आप घूमते। हमने कहा ऐसा कोई बंद करने का काम ही नहीं, अपना अपना जीवन सब हम जीते हैं। प्रकृति ने जो सबको अनुशासन सिखाया है, सच्चे अर्थों में अभयारण्य अनुशासन तो सिखाते हैं, वही तो दिखाते हैं। और क्या क्या दिखाते हैं। पर्यटकों के साथ जब गाइड खड़ा रहता है और वो बोलता है कि ये पेड़ है, साल में 3 कलर बदलता है, ये 3 कलर बदलने वाला पेड़ भी अपने जंगल में मिलता है। अभी तक तो हमने आदमी के चेहरे पे रंग बदलते देखा है, लेकिन पेड़ पे रंग बदलते देखना, क्या दुनिया है। भेड़ाघाट के अंदर जब वो नाव में ले जाता है,
कलर बताते हुए क्या क्या बताता है, वो बंदर कूदनी से लेके क्या क्या बताता है। ऐसा लगता है कि अपने लिए वो जो बोलने वाला, नाव चलाने वाला व्यक्ति भी इतनी मस्ती में अपनी बात करता है। मुझे नहीं मालूम कि वो कहीं से शिक्षा लेके आए, लेकिन भेड़ाघाट की वो खूबसूरती का वर्णन करते हुए जब वो अपनी बात रखता है तो हमको लगता है कि हाँ, परमात्मा ने ये सौंदर्य दिया है और हमारे लिए एक अच्छी बात है। इस व्यवसाय के माध्यम से हमारी अच्छाई को हम दुनिया में बांटना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की वो सारी चीजें पर्यटकों के माध्यम से हमने अपने उस वैदिक वाक्य को जीवंत करने का संकल्प लिया है, वसुदेव कुटुंबकम। जब हम समूची वसुधा को कुटुंब मानते हैं तो ऐसे कई लोगों को अपना हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। ये अलग बात है कि उससे जुड़े हुए व्यवसाय वालों को व्यवसाय मिलेगा और व्यवसाय अकेले को नहीं मिलता है। सच्चे अर्थों में तो पर्यटन के माध्यम से भी कई लोग रोजगार पाते हैं। कितने प्रकार के लोग काम करते हैं, कोई अपनी पूंजी लगाता है। मैं तो इसको सरल शब्दों में ये भी कह सकता हूं कि जहां हम भगवान के मंदिर में जाकर के जो परमात्मा से अपने जीवन में सुख वैभव पाने की कामना रखते हैं, जीते जी इस प्रकार के उद्योगों में भी कई लोगों को वही आशीर्वाद मिलता है जैसे ये भगवान के मंदिर हैं, जहां लोगों की रोटियां चलती है, उनका जीवन पलता है, उनको रोजगार मिलता है। इसलिए क्या रीवा का तो वाकई रिकॉर्ड टूटा है। पहली बार हमने जब इंडस्ट्री का कॉन्क्लेव करने लगे थे तो तब लोगों ने कहा था कि तुम भी कहाँ सूखे खेत में बगैर बिजली बगैर पानी के खेती करने का सोच रहे हो। हमने कहा क्यों? बोले रेगिस्तान में कोई खेती होती क्या, रीवा में कोई इंडस्ट्री की बात होगी क्या? हमने कहा कोई बात नहीं, करके तो देखो। संभागीय इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने वाले राजेंद्र जी गवाह इस बात के। हमारे कई सारे मित्रों ने, मैं तो ये सीमा में अंदर में बोलूँगा, हमारे कई विपक्षी मित्र इस बात के लिए कहते अरे भाई काय के लिए कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, इससे क्या मिल जाएगा, काय का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अब मैं उनसे यही कह सकता हूं कि आके देख लो ये राजकपूर सभागार में किस प्रकार से केवल एक क्षेत्र का इतना सफल पर्यटन का व्यवसाय हो रहा है। ये उनके लिए पर्याप्त है और उनके साथ साथ बाकी के लिए भी सबक है इस बात का कि हमारे द्वारा हमारी अच्छाइयों को एक बार समाज के सामने लाने की जरूरत है। जब हम एक तरफ बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता दिखाई देता है। मुझे जो आज बताया गया है कि आज यहाँ रीवा शहडोल संभाग के अंदर जो जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के इंटेंशन ऑफ इन्वेस्ट के जो प्रस्ताव प्राप्त हुए वो लगभग 2710 करोड़ के हैं आज के हमारे इस उल्लेखनीय सत्र के लिए। जिस प्रकार का समय चल रहा है, मैं नाम तो नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन इसमें सभी प्रकार से हमारे बीच फ्लाई ओला के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राम ओला जी है, जिनने कहा कि मैं इसमें 700 करोड़ के निवेश की संभावना पे काम कर रहा हूं। तो मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें इनके लिए भी। और RCPL और विंड प्राइट के श्री दिव्यांश बघेल जी, आपने भी 500 करोड़ के निवेश की संभावना बताई, जोरदार अभिनंदन आपके लिए भी। श्री अमित दिग्विजय सिंह जी ने 500 करोड़, और अब नाम तो बहुत सारे बोलूंगा तो टाइम लग जाएगा, लेकिन अपने लिए काम की बात इतनी कि लगभग 3000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव अगर हमारी एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आते हैं, और ये तो शुरुआत है, हमने इसके साथ बाकी और भी क्षेत्रों में समान रूप से, और योजनाएं भी कैसी अच्छी है हमारी योजनाएं। अभी हमने मेडिकल कॉलेज की योजना को सामने लाया। मेडिकल कॉलेज पूरे देश में आदर्श रूप में मध्य प्रदेश बनाने को तैयार है। जैसे अभी होटल इंडस्ट्री में आप में से कोई पहली बार आया हो तो आपको सुना देते हैं कि अगर आप 100 करोड़ की होटल डालोगे तो कितने के छूट दोगे शिवशेखर जी? 30 करोड़ रुपए की। आप बताओ, इधर आप होटल तो आप ही की रहने वाली ने 30 करोड़ सरकार जेब में रख रही, इससे बड़ी और क्या बात है? आपके लिए कितनी बड़ी सुविधा है प्रॉपर्टी बना करके। लेकिन आपके माध्यम से ये धीरे धीरे करके इसे एक नहीं सभी सेक्टर में, अगर आप हॉस्पिटल भी जाओगे, अब टूरिज्म के अलग अलग सेक्टर में हम जा रहे हैं, हेल्थ टूरिज्म भी आ रहा है। हेल्थ टूरिज्म के माध्यम से भी अगर आप 100 करोड़ का होटल हॉस्पिटल बनाते हो तो 40 करोड़ का अनुदान उसमें भी देने को तैयार है। ऐसे एक नहीं बहुत सारे सेक्टर में, हर क्षेत्र में सरकार आगे बढ़ रही है। और केवल एक नहीं, बिजली से लगा करके बाकी चीजों में भी, और अब तो रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से जिस प्रकार से हमारी अलग अलग इंडस्ट्रियां काम कर रही है, इंडस्ट्रियों के अंदर लेबर, फैक्ट्री आपकी, काम उत्पादन आपका करेगी, आपकी व्यवस्था रहेगी, लेकिन आप रोजगार आधारित अगर उद्योग लगाते हो तो भाई होगा तो 5000 रुपये उसके लिए, और बहन होगी तो 6000 रुपये महीना उसके लिए भी 10 साल तक सरकार देने को तैयार है।
और कारखाने की साइज 2000, 4000, 8000 आप जितना बड़ा लगाना चाहो आप लगा सकते हो। ऐसे एक नहीं कई सेक्टर में हम बात कर सकते हैं, लेकिन आज का समय थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। हमने आज आपकी परीक्षा ले ली है, थोड़ा माफ़ी चाहते हुए मौसम की थोड़ी गड़बड़ भी थी, इस कारण से हम अपने निर्धारित कार्यक्रम से यहाँ देरी से आए। मैं क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन आज का दिन कारगिल दिवस के नाते से भी जाना जाता है और रीवा के अंदर यहाँ के सैनिक स्कूल ने जो मान सम्मान बढ़ा करके एक नहीं दो सेना अध्यक्ष दिए रीवा ने, एक बार जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से भी। तो मैंने शेर की बात ऐसे ही नहीं कही थी, शेर नहीं है सवा शेर भी है। पाकिस्तान से पूछ लो उनने क्या हाल करे। जोरदार अभिनंदन करो सेना के बहादुर और सेना अध्यक्षों के लिए। यहाँ हमारे बीच हमने अपने जीवन में बराबरी से अपनी अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मध्य प्रदेश में अवसर पाए हैं। तो अवसर पा करके जो आज जिस प्रकार से काम मिल जाए उस काम का आनंद वैसे ही मिलना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से एक अच्छे आयोजन के लिए, खासकर रीवा और शहडोल के लिए कई कारणों से इसकी प्राकृतिक सुंदरता, इसकी बहुत सारी विशेषताओं की जानकारी मिली। हमने अभी तक तो मलाई की रबड़ी खाई है, रबड़ी मलाई से बनती है, लेकिन यहाँ कभी आप जाओ तो मलाई के ऊपर नई परत चढ़ाते हुए खुरचन भी मिठाई में बदल जाती है। ये भी आनंद यही देखा है। कभी कहीं मिला है क्या? जलेबी मैंने तो आज वास्तव में शादी हुए 33 साल हो गए, मेरी ससुराल भी है, लेकिन वो क्या नाम बताया था जलेबी का? बगजा। देख के तो जलेबी लगती है, लेकिन वो बेसन की जलेबी और ऊपर नीचे खट्टा मीठा आइटम। मैंने कहा ये क्या जोरदार है। ये सच में रीवा का टेस्ट सुंदरजा आम जैसा मिलता रहता है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका इस सुंदर आयोजन के लिए बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।